5 फरवरी हम देखेंगे बजट 25-26 के की फीचर। साथ ही डेली हिंदू का एक पेज, आज है हमारा 3rd पेज जो बजट एडिशन की बात करता है। हमें सपोर्ट करना है ये जो न्यूज़ है, साथ ही ये बजट का की फीचर है, हम एक जगह मिल के पढ़ेंगे। हमें सपोर्ट करना है एमएसएमई सेक्टर को। इसके लिए हमने जो क्रेडिट कार्ड होता है माइक्रो एंटरप्राइजेस का, वो हमने 5 लाख तक कर दिया है। आप जाइए उद्यम पोर्टल पे अपना नाम लिखिए, आपको ये 5 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा। सेकंड स्कीम हमने शुरू की है, स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ पे फर्स्ट टाइम कोई अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है उसको 5 लाख का हम सपोर्ट करेंगे, जिसमें हो सकता है वुमन, SC, ST। आने वाले 5 सालों में यहाँ पे आपको लोन दिया जाएगा 2 करोड़ का। हमारा 3rd कीवर्ड आता है मैन्युफैक्चरिंग मिशन विथ मैंडेट टू फोकस ऑन। हमने शुरू किया है मैन्युफैक्चरिंग मिशन, हमें यूज करना है, साथ ही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस करना है। हम हमारे वर्क फोर्स को फ्यूचर रेडी जॉब के लिए तैयार करेंगे। हम बनाएंगे एक वाइब्रेंट एंड डायनामिक एमएसएमई सेक्टर, अवेलेबल करेंगे टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट, साथ ही बनाएंगे क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट के लिए। यहाँ से मिलता है हम कुछ लेबर इंटेंसिव सेक्टर को प्रमोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर पे। सेकंड आता है हम टॉय सेक्टर पे फोकस करेंगे। थर्ड आता है सपोर्ट करना है फूड प्रोसेसिंग को। इसके लिए हम बनाएंगे बिहार में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। अब आता है इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने जो क्रेडिट गारंटी कवर होता है एमएसएमई सेक्टर का, स्टार्टअप का, उसको इंक्रीज कर दिया है। स्टार्टिंग में एमएसएमई के लिए, एमएसई के लिए ये करंट था 5 करोड़ का आपको क्रेडिट कवर मिलता था, अभी उसको रिवाइज करके 10 करोड़ कर दिया है। स्टार्टअप के लिए ये कवर था 10 करोड़ का, अभी रिवाइज करके 20 करोड़ हो गया है। एंड जो एक्सपोर्टर होते हैं एमएसएमई सेक्टर में, उनके लिए हमने टर्म लोन 20 करोड़ तो कर दी है। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है। जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसका क्लासिफिकेशन कुछ बेस पे करते थे, उनकी इन्वेस्टमेंट साथ ही टर्नओवर पे। अब हमने उस क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया है। ये क्लासिफिकेशन हमने किया था 2006 के अंडर में एमएसएमई एक्ट। तो जो माइक्रो इंटरप्राइजेस होते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट थी 1 करोड़ की, तो अब हमने उसको 2.5 करोड़ कर दिया है। स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए लिमिट थी 10 करोड़ की, अभी लिमिट बढ़ा के 25 करोड़ कर दी। और जो मीडियम इंटरप्राइजेस है उनके लिए 50 करोड़ था, अब हमने उसको 125 करोड़ कर दिया है। ये थी इन्वेस्टमेंट की बात। अब देखेंगे टर्नओवर। टर्नओवर के लिए माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए करंट था 5 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, अब रिवाइज 10 करोड़ का कर दिया है। स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए टर्नओवर 50 करोड़ की लिमिट थी, अब हमने 100 करोड़ की लिमिट कर दी। एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए लिमिट 250 करोड़ की थी, अभी उसको बढ़ा के 500 करोड़ कर दिया है। यहाँ से तो प्री का क्वेश्चन बन ही सकता है। हमने अभी जो देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर का, उस पर 2023 का प्रीलिम का एक क्वेश्चन करते। क्या क्वेश्चन है देखते। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 का ये एक्ट था। इसमें कहा था जो मीडियम इंटरप्राइजेस से जिनकी इन्वेस्टमेंट होती है प्लांट में, मशीनरी में, बिटवीन 15 करोड़ एंड 25 करोड़। सेकंड कहता है स्टेटमेंट ऑल बैंक लोन्स टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्वालिफाई हो जाते हैं अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए। हमें ढूंढना है यहाँ से करेक्ट। हम आते हैं फिर से फर्स्ट स्टेटमेंट पे। हमने अभी देखा था जो मीडियम इंटरप्राइज है उनके लिए लिमिट थी 50 करोड़ की, यहाँ से मैंने वो हटा दिया है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है ये तो 15 करोड़ एंड 25 करोड़ की बात कर रहा है, लेकिन उसके लिए लिमिट हमने देखी थी 50 करोड़ की। इस वजह से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हम हटा देंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। हमें पता है जो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइज होते हैं उनके लिए प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग अवेलेबल है, बैंक उनको मना नहीं कर सकती। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट तो सही हो जाता है, ऑप्शन बी आता है। इस न्यूज़ में से हमने हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर किया था। अब आते हैं बजट के 3rd पेज पे। हिंदू का पेज था 2 फेब का। हमने रिमूव किए
एफडीआई कैप फॉर इंश्योरेंस के लिए। तो जो एफडीआई की लिमिट थी इंश्योरेंस सेक्टर में, अब हमने इसको 100% कर दिया है। लेकिन ये अवेलेबल उन्हीं कंपनी को होगा जो कंपनी पूरी तरह से अपना इंटायर प्रीमियम इंडिया में फिर से इन्वेस्ट करे। 2020 में हमने परमिट किया था 100% एफडीआई इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स के लिए, जैसे हो सकते हैं इंश्योरेंस ब्रोकर्स। हमारा एक प्रोग्राम है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 का। ये जो रिफॉर्म हम करेंगे इस वजह से इंडिया में कैपिटल इनफ्लो बढ़ सकता है। साथ ही हम रीशेप कर सकते हैं इंश्योरेंस लैंडस्केप को, जो इंश्योर करे इंडिविजुअल साथ ही बिजनेस, उनको एक्सेस हो जाए रिस्क प्रोटेक्शन का। अब आते हैं, नहीं हम चलेंगे कंटिन्यू उसी पेज पे, बजट का थर्ड पेज द हिंदू का 2 फेब का। यहाँ से 2 कीवर्ड मिलते हैं, 2 कीवर्ड। फर्स्ट आता है फ्रेंडली लाइंस इंडेक्स ऑफ स्टेट। हम फर्दर स्पिरिट ऑफ जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये इंडेक्स उस पर काम करेगा। अभी इसके बारे में डिटेल यहाँ दी नहीं है, जब अगली बार न्यूज़ आएंगी हम इसको फिर से करेंगे। फ्रेंडली लाइंस इंडेक्स ऑफ स्टेट। इस न्यूज़ में हमें एक कीवर्ड मिलता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये बनी थी 2010 में। हमें स्ट्रेंथन करना था एंड इंस्टीट्यूशनलाइज करना था मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन्हांस करना था इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोट करना है फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। इसके लिए हमने ये एपीएसडीसी बनाया था। ये पॉइंट हमने लिया है इंडिया ईयर बुक से। तो ये काम करता है, एपीएसडीसी मॉनिटर करता है माइक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन इकोनॉमी के। तो ये बॉडी बनी थी 2010 में, अभी इसको पूरे हो गए 15 ईयर। तो हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए। तो अभी हमने जो देखा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, उस पर यूपीएससी प्रीलिम 2016 में क्वेश्चन आया था और हमें ढूंढना यहाँ पे करेक्ट। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। ये ऑर्गन है नीति आयोग की, हमें पता नहीं है ये नीति आयोग की ऑर्गन है या नहीं है, लेकिन हमने अभी इंडिया ईयर बुक में देखा था एपीएसडीसी बना था 2010 में, और हमारा जो नीति आयोग आया था वो तो काफ़ी बाद आया था 2014-15 में। तो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन एक तो हटा जाएगा, हमारा स्टेटमेंट 1। हम ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन ए हट जाता है, ऑप्शन डी हट जाता है। अभी किसी भी हालत में ऑप्शन 3 हमारा स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में 3 कॉमन है। इसका काम है मॉनिटर करना माइक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ इकोनॉमी के, और ये लाइन टू लाइन उन्होंने इंडिया ईयर बुक से लिए। ये देखिए मॉनिटर करना है माइक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ इकोनॉमी के। हमारे लिए इंडिया ईयर बुक पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, जो कहता है इसके हेड होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे न्यूज़ में या इंडिया ईयर बुक में ये बात नहीं है, इसके हेड फाइनेंस मिनिस्टर है या नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, क्या इसका आंसर बी है या फिर सी है, या फिर इसके चेयरमैन एपीएसडीसी के कौन होते हैं। अब आते हैं हमारी आज की न्यूज़ पे, आज का द हिंदू। जो बजट एलोकेशन हुआ है एग्रीकल्चर में कॉटन सेक्टर के लिए, ये काफ़ी इनसफिशिएंट है, ये इनका कहना है। कॉटन एंड बजट, हमने बजट में शुरू किया है नेशनल कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन। तो हम प्रमोट करेंगे कॉटन प्रोडक्शन के लिए। हमारे जो कॉटन की यील्ड है वो डिक्लाइन कर गई है, जो डिक्लाइन ट्रेंड चल रहा है उसका लास्ट डिकेड से। जो 2014-15 में हमारा कॉटन का प्रोडक्शन था 502 kg पर यील्ड का, अब घट के हो गया है 2024-25 में 461 kg पर यील्ड का। तो डिक्लाइन कर गया है हमारा 8%। जो करंट डिमांड है कॉटन की, कॉटन के लिए टेक्सटाइल सेक्टर की डिमांड है अराउंड 350 लाख बेल्स की, लेकिन हमारा आज का प्रोडक्शन आ रहा है 300 लाख बेल का, मतलब 50 लाख बेल हमारे पास कम है। यहाँ से 2 पॉइंट से तो प्री का क्वेश्चन बन ही सकता है। इसके पीछे क्या कारण है? हमारे पास नए सीड नहीं है, इनोवेटिव मेथड नहीं है, इस वजह से हमारे जो फार्मिंग क्राफ्ट है कॉटन का, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम है। हमें पता है कॉटन पे एमएसपी मिलती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन इसके लिए कोई भी सेंट्रल एजेंसी उसको डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं करती। ये भी प्री की लाइन बन सकती है।
इस न्यूज़ में से हमें अगला कीवर्ड मिलता है, वो है बोलगार्ड 2, एक कॉटन की वैरायटी है। लेकिन जब आप कॉटन इसको अपने खेत में लगाओगे तो आने वाले कुछ सालों में आपकी ईल्ड फसल अच्छी हो जाए, लेकिन बाद में फसल कम हो जाती है क्योंकि इस पे अटैक करते हैं बोल वॉर्म्स, अटैक करते कॉटन प्लांट पे। तो जो हमारा कॉटन सेक्टर है उसके सामने कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं। हमें चाहिए नीड फॉर रिम्यूनेटिव प्राइसेस हमारे फार्मर के लिए। सेकंड आता है रिड्यूस करना है इनपुट कॉस्ट को। थर्ड आता है इफेक्टिव क्रॉप इंश्योरेंस कवर चाहिए। साथ ही प्रायोरिटी चाहिए एग्रीकल्चर को इन बैंक लेंडिंग पॉलिसी में। अभी हम कॉटन की बात कर रहे हैं तो हम चलेंगे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी इंडिया ईयरबुक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी करंट में कुछ आता है हम जाके बेसिक उसका थोड़ा देख लेंगे। अब आते हैं 12 की एनसीईआरटी पे। कॉटन का जो पॉइंट है वो रिवाइज कर लेंगे। कॉटन एक ट्रॉपिकल क्रॉप है जो आता है खरीफ सीजन में इन सेमी एरिड एरियाज। इंडिया बोथ जो कॉटन के टाइप है उसको प्रोड्यूस करता है। एक आता है शॉर्ट स्टेपल जो इंडियन हो एंड लॉन्ग स्टेपल जो अमेरिकन है। अमेरिकन स्टेपल कहा जाता है नरमा, हो सके प्रीलिम की लाइन यहाँ से बन जाए। जो हम बनाते हैं उगाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। कॉटन को चाहिए क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लोरिंग स्टेज पे। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्शन में कॉटन के आफ्टर चाइना। चाइना टॉपर है, इंडिया सेकंड टॉपर है। कॉटन ऑक्यूपाई करता है इंडिया का 4.7% क्रॉप एरिया। हमारे पास कॉटन ग्रोइंग 3 पार्ट में आता है। एक आता है फर्स्ट पार्ट जिसमें पंजाब, हरियाणा, नॉर्थन राजस्थान है नॉर्थ वेस्ट में, गुजरात, महाराष्ट्र वेस्ट में, साथ ही जो प्लेटो आते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में। गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना यहाँ पे पर हेक्टर आउटपुट कॉटन का काफ़ी हाई है जहाँ पे इरिगेशन होती है। लेकिन इसकी ईल्ड काफ़ी कम है महाराष्ट्र में जहाँ पे बना जाता है रेनफेड कंडीशन पे, मतलब बारिश पे डिपेंड होता है। फिर आते हैं 8 क्लास की एनसीईआरटी पे। ये फिर से कॉटन की बात करता है। कॉटन रिक्वायर चाहिए हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। यहाँ पे चाहिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन इसके ग्रोथ के लिए। इसके लिए चाहिए बेस्ट ब्लैक एंड एलिवल सॉइल्स। तो अब आपने जो न्यूज़ देखी कॉटन की उस पर प्रीलिम 2020 का एक क्वेश्चन देखेंगे। एक क्रॉप है जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल नेचर में आता है। इसके लिए हार्ड जो फ्रस्ट होता है फ्रॉस्ट ये काफ़ी इंजूरियस है। साथ ही इसको चाहिए एटलीस्ट 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, साथ ही 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल इसके ग्रोथ के लिए। इसको चाहिए लाइट वेल रेन सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर इज आइडियली सूटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। अब बताइए वो क्रॉप कौन सा है। हमने अभी जो 8 एनसीईआरटी एंड 12 एनसीईआरटी देखी है उसमें से हमारे आंसर मिल जाता है 210 डेज, फ्रोस्ट फ्री डेज, हाई टेम्परेचर। तो हमें डायरेक्टली मिल जाता है। हमारे यहाँ पे आंसर आता है कॉटन। अब आते हैं यूपीएससी प्रीलिम 2021 पे जहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन इस न्यूज़ में से हम कवर करेंगे। बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 ये टेक्नोलॉजी किस कॉन्टेक्स्ट में आती है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2। अब आते हैं इस आर्टिकल पे, बात करता है इंडिया इंडोनेशिया की। सिमिलर टॉपिक पे पॉइंट हमने अच्छी तरह से 26 जनवरी एंड 28 जनवरी को कवर किए थे। आज का आर्टिकल उसी बात को रिपीट करता है। कुछ नए पॉइंट हम यहाँ से निकालेंगे इंडिया इंडोनेशिया का। आर्टिकल का फोकस 3 की एरिया पे। फर्स्ट आता है ट्रेड, सेकंड आता है सिक्योरिटी, थर्ड आता है जियो पॉलिटिक्स। ट्रेड में देखेंगे इंडिया इंडोनेशिया ने 1996 में ट्रेड एग्रीमेंट किया था। ट्रेड एग्रीमेंट राइटर का कहना है आप ना 5 की सेक्टर पे फोकस कीजिए, जैसे एनर्जी, फूड एंड एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी।
इंडिया का एंड इंडोनेशिया का जो बायलैटरल ट्रेड चलता है वो है $30 बिलियन का। इंडोनेशिया ने इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में $653 मिलियन की, और इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है इंडोनेशिया में $1.6 बिलियन की। अगला पॉइंट था सिक्योरिटी का। हमने 2018 में कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाई थी, जहाँ पे हम इन्हांस करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी को, काउंटर टेररिज्म को, साथ ही साइबर सिक्योरिटी में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है की एरिया का जियो पॉलिटिक्स। दोनों भी लोकेटेड है इंडो पैसिफिक में। हमने ब्रिक्स में अब इंडोनेशिया को एंट्री दे दी है। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। डायरेक्टली देखेंगे तो ये न्यूज़ में से हमें कुछ काम का दिखता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली देखेंगे तो ये न्यूज़ हमारे बहुत काम की है। ये न्यूज़ पढ़ने से पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे 24-25, उसमें एक चैप्टर है क्लाइमेट का। उसमें एक पॉइंट आया है, यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था तब सारे जो वेस्टर्न कंट्री है यूरोपियन यूनियन, उन्होंने कहा है अब ना हम डिपेंडेंस कम करेंगे रशिया पे, हमारे ऑयल के लिए, हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया 2022 में। यूरोपियन यूनियन ने, नाम है उसका रीपावर ईयू प्लान, रीपावर ईयू प्लान, जिनका एम है रिड्यूस करना डिपेंडेंस ऑन रशियन गैस सप्लाई पे। हो सके यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन जाए, रीपावर ईयू प्लान क्या है। अब समझेंगे इस न्यूज़ को। उसी प्लान के अंडर में ईयू ने सपोर्ट दिया है मोल्डोवा को कुछ मिलियन यूरो का। आप ना कम कीजिए अपना एनर्जी बिल जो आप रशिया से ले लेते हो। ए में डीकपल करना मोल्डोवा को फ्रॉम इनसिक्योरिटीज ऑफ रशियन सप्लाई ऑफ एनर्जी की। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। हमें यहाँ पे दो कीवर्ड मिलते हैं। फर्स्ट आता है SFIO, क्या है देखेंगे, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO, जो आता है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। तो हम कवर करेंगे इंडिया ईयर बुक में से, देखेंगे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये बना था 2003 में। ये काम करता है एक स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको, जो आता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में। इसका काम क्या है, मेन फंक्शन करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कॉर्पोरेट फ्रॉड को जो सीरियस हो एंड कॉम्प्लेक्स नेचर को, मतलब वाइट कॉलर क्राइम। अब जब क्राइम हो जाता है तो इन्वेस्टिगेट करते ये खुद से। इसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भी आती है, जिसमें अकाउंटेंसी के एक्सपर्ट होते हैं, फॉरेंसिक के, टैक्सेशन के, कस्टम के, सेंट्रल एक्साइज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, CBI, IB एंड ED, SFIO। अब आते हैं इस आर्टिकल पे। ये आर्टिकल काफ़ी बढ़िया है, यहाँ से प्रीलिम के क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही GS3 में इसमें इकोनॉमी में ट्रेड वार पे क्वेश्चन बन सकता है। अभी USA, चाइना, मैक्सिको, कनाडा इशू चल रहा है। एक पॉलिसी है बेगर थाई नेबर पॉलिसी, हमारे एडम स्मिथ जी, इनकी एक बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, उन्होंने इस पॉलिसी को यहाँ पे मेंशन किया है। इन्होंने कहा है जो प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमीज होते हैं ये पॉलिसी अडॉप्ट करते बाय गवर्नमेंट, क्योंकि उनको बेनिफिट करना है अपनी कंट्री का एक्सपेंस ऑफ अदर कंट्री के। इसका एग्जांपल आया है दो तरह से, एक आता है ट्रेड वार, एक आता है सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इम्पोज करती है हेवी टैरिफ एंड कोटास ऑन इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड पे, जैसे आज कल US में चल रहा है। सेकंड आता है सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज, ये भी एंगेज होते बेगर थाई नेबर पॉलिसीज में थ्रू करेंसी वार। यहाँ पे चल रहा है ट्रेड वार, यहाँ पे चल रहा है करेंसी वार। वो जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू को डिप्रिशिएट कर जाते ऑफ देयर डोमेस्टिक करेंसीज अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। ये टॉपिक कल भी हमने कवर किया था जब हमने करेंसी ट्रांजैक्टरी की न्यूज़ की थी। ये जानबूझ के अपनी वैल्यू को कम दिखाते, डिप्रिशिएट कर जाते, क्योंकि उनको बूस्ट करना होता है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट को, साथ ही डिस्करेज करना होता है इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड को। जब भी किसी कंट्री की करेंसी डिप्रिशिएट हो जाती है
तो उनको एक्सपोर्ट करना अच्छा हो जाता है, लेकिन इंपोर्ट महंगा हो जाता है। तो ये जो पॉलिसी है उसके कुछ सपोर्टर है। सपोर्टर दो तरह से आते हैं, एक आते हैं गवर्नमेंट से। वो कहते हैं गवर्नमेंट देश पॉलिसी हेल्प कर सकता है बूस्ट द कंट्री की डोमेस्टिक इकोनॉमी को बाय एडिंग सर्टेन इंपोर्टेड इंडस्ट्री को, साथ ही हम प्रोटेक्ट करना है हमारे जॉब्स को, क्योंकि अगर बाहर से हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं कर पाएंगी, हमारे लोगों को जॉब नहीं मिलेगा। कंट्री को नीड है प्रोटेक्ट करना है सर्टेन इंडस्ट्री को ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी रीजन, साथ ही हो सकता है टू हेल्प प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन ड्यूरिंग उनके नेस्केंड डेवलपमेंट स्टेज में। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी अभी ग्रो करना शुरू कर दिए तो हो सके वो ये स्टेप उठा सकते हैं। सेकंड आता है सेंट्रल बैंक भी इंगेज हो जाती है इस पॉलिसी में। वो आर्ग्यू करते हैं हम डिप्रिशिएट करेंगे हमारी नेशनल करेंसी का, उस वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो चीप हो सकता है फॉरनर के लिए। तो फॉरनर हमारा जो सपोर्ट है, हमारा जो माल है वो ज़्यादा लेंगे हमारे गुड को, तो बूस्ट हो जाएगा हमारा एक्सपोर्ट को। तो डिप्रेशन इन वैल्यू ऑफ नेशन करेंसी, इस वजह से क्या होता है मेक इट मोर एक्सपेंसिव टू डोमेस्टिक सिटीजन को, मतलब वहाँ की कंट्री को पीपल को परचेस करना फॉरेन गुड को काफ़ी महंगा हो जाता है, उस वजह से वो बाहर से कुछ लेते ही नहीं। तो हायर एक्सपोर्ट हो जाता है एंड लोअर इंपोर्ट हो जाता है, तो हो सके ट्रेड सरप्लस उस कंट्री का बन जाए, साथ ही वहाँ के डोमेस्टिक इकोनॉमी में अच्छा पॉइंट मिल जाए। लेकिन उसके कुछ क्रिटिक्स भी है, कुछ अगेंस्ट भी है। ये कहते हैं अगर हम करेंगे ये पॉलिसी तो हो सके सारी कंट्री गरीब बन जाए, सारी कंट्रीज पुअर बन जाए, पर्टिकुलरली व्हेन कंट्रीज बिगेन टू रिटेलिएट अगेंस्ट ईच अदर। अगर आज यूएस ने कर दिया, कल चाइना कर देगा, फिर मेक्सिको करेगा, फिर कनाडा करेगा, तो ये साइकिल चलती रहेगी। बाय इम्पोजिंग टिट फॉर टैट टैरिफ्स एंड करेंसी डिवैल्यूएशन, आज हमने की कल आप कर दीजिए, परसों कोई और करेगा। वैसे हमने देखा था बिटवीन टू मेजर वर्ल्ड वार के बीच में जो रिटेलिएटरी टैरिफ होते थे, किसी कंट्री ने अपने इशू कम कर दिया, डिवैल्यूएशन कर दिया, ट्रेड वार शुरू किया, बाकी कंट्री वही करती थी। एंड कॉम्पिटिटिव करेंसी डिवैल्यूएशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार पीरियड के बीच में, इस वजह से सिग्निफिकेंट ड्रॉप होता ग्लोबल ट्रेड का, साथ ही इन्वेस्टमेंट का। 1930 में दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आया था, इसके लिए भी एक रीजन दिया है प्रोटेक्शन पॉलिसीज ऑन ऑफ मेजर रीजन, जो अफेक्ट करा था उसने कंट्री को अक्रॉस ग्लोब पे। लेकिन अभी रिसेंट डिकेड में क्या चल रहा है, कंट्री जैसे चाइना एंड जापान, इन पे आरोप लगता है अपना जानबूझ के अपनी करेंसी को डिवैल्यूड कर देते हैं, इस वजह से आपका जो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और आप ना ट्रेड सरप्लस अचीव कर लेते हो। क्योंकि चाइना को और जापान को भी फाइट करनी है विथ अदर मेजर इकोनॉमी से, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स से, अपना ट्रेड सरप्लस ठीक करने के लिए। ये आर्टिकल काफ़ी बढ़िया था, यहाँ से क्वेश्चन तो बन ही सकता है। कुछ पॉइंट मैंने छोड़ दिए हो सके, क्योंकि हमें हमारा आंसर लिखना है 150 या 250 वर्ड में, तो आर्टिकल आया और पूरा नोट्स बनाया, पढ़ लिया, तो वो भी बेटर नहीं रहेगा। जितना काम का है उतना ही उठाओ। अब आते हैं इस न्यूज़ पे, ये बात करता है स्टेट एम्बेलम ऑफ इंडिया की। ये न्यूज़ हम यहाँ से कवर नहीं करेंगे, हम कवर करेंगे इंडिया ईयर बुक से। ये हमारा स्टेट एम्बेलम, जहाँ से हमें 3 लॉयन दिखते हैं, साथ ही एबेकस दिखता है, धर्मचक्र दिखता है, एक बुल है, एक हॉर्स है, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन ही सकता है। स्टेट एम्बेलम जिसको हमने अडोप्ट किया है लायन कैपिटल ऑफ अशोका का, जो है सारनाथ में। सारनाथ कहाँ लोकेटेड है, यह है यूपी में, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ उन्होंने अपना फर्स्ट प्रवचन दिया था 5 उनके शिष्यों को। तो उसी की याद में अशोका ने वहाँ बनाया था लायन कैपिटल सारनाथ। यहाँ पे इस कैपिटल पे हमें मिलते 4 लायन जो बैक टू बैक है और सर्कुलर एबिकस पे, उस पर हमें दिखता है एक एलिफेंट, एक हॉर्स, एक बुल एंड एक लायन, और नीचे आया है धर्म चक्र, और जो एबिकस है वो है बेल शेप लोटस पे।
अभी हमारा जो स्टेट एम्बलम है उस पर लाइन कैपिटल भी है, साथ ही 3 लाइन्स है, पीछे का लाइन दिखता नहीं। हैबिकस आता है धर्म चक्र का, जो सेंटर में जो नीचे दिखता है। बुल है राइट साइड में, ये बुल है, एंड हॉर्स है लेफ्ट साइड में। आउटलाइन दी है धर्म चक्र की, एक्सट्रीम राइट पे, ये एक्सट्रीम राइट है, एंड लेफ्ट भी, जिसको हमने अडोप्ट किया है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया को जनवरी 26, 1915 में। यहाँ से भी प्री लाइन बन सकती है, लेकिन जो बेल शेप लोटस था वो हमने अब वहाँ से हटा दिया, ये हमारे स्टेट एम्बलम का पार्ट नहीं है। उस पर नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की विजय होती है, जो है लिखा है देवनागरी स्क्रिप्ट में। जो हमारा स्टेट एम्बलम है जो लाइज करता है ऑफिशियल सील पे गवर्नमेंट के, वो रेगुलेट होता है कुछ लॉ पे। एक है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोविजन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। अभी ना इस एक्ट को पूरे हो गए 20 ईयर, तो हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए स्टेट एम्बलम। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ पे। रवंडा, M23, कांगो हमने बहुत बार किया है, एक बार फिर रिपीट करेंगे। हमें एक सिटी मिलती है कांगो की जिसका नाम है गोमा। कांगो में एक रिबेल ग्रुप है जिसका नाम M23। अब M23 नाम कैसे आया ये हमने कल देखा था। यहाँ पे एक सिटी का नाम आता है क्यू रीजन, फिर आता है यहाँ पे एक रिवर कांगो अलायंस, जो है एक वाकी पॉलिटिकल मिलिट्री कोalition, और M23 इसका मेंबर है। हो सके इस अलायंस पे क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे और एक सिटी आती है बकाऊ, एंड कांगो की कैपिटल है किनशासा। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। आज के लिए इतना ही है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।